नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, मैं आपका अपना परमिंदर उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम रियल स्टोरीज़ के ऊपर एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, सच्ची कहानियों के ऊपर। तो उसी तरीके से आज हमारी पहली कहानी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी रहने वाली है और ये जो कहानी है इसका टाइटल रहेगा पुनर्जन्म के ऊपर। अब पुनर्जन्म की बात करें तो बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं पुनर्जन्म के अंदर और बहुत सारे लोग नहीं भी करते। हालांकि इस चीज़ को साइंटिफिकली शायद प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कईयों का बिलीव है, कईयों का बिलीव नहीं है। तो जो आज पुनर्जन्म के ऊपर मैं कहानी आपको बताने वाला हूँ, ये कहानी सच्चाई के बहुत ज़्यादा करीब है दोस्तों। वो कैसे करीब है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि क्यों इतनी करीब है, वो जैसे जैसे आप कहानी को सुनोगे तो आपको भी वो फील होगा कि सच में ये रियलिटी के बहुत करीब है। लेकिन इसके अलावा ये कहानी महात्मा गांधी जी के समय की कहानी है और जब ये कहानी महात्मा गांधी जी के तक पहुँची उस समय, तो उन्होंने इस कहानी ये कहानी इतनी रियल लगी, इतनी सच्ची लगी कि उन्होंने इसको इस कदर सीरियस लिया कि उन्होंने एक 15 मेंबरी कमेटी का गठन कर दिया इसकी जांच पड़ताल करने के लिए, जिसके अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लॉयर, मीडिया के लोग, डॉक्टर तक शामिल थे। ये लोगों का उन्होंने गठन किया 15 मेंबरी कमेटी का, ताकि इस स्टोरी की जांच पड़ताल हो पाए। तो इतनी उनको रियल स्टोरी ये लगी, जिसके कारण उन्होंने इस कमेटी का गठन किया। तो चलिए डायरेक्ट हम कहानी पे आते हैं। ये जो कहानी है ये 1902 के टाइम की कहानी है दोस्तों। तो मथुरा के अंदर एक चतुर्भुज नाम के व्यक्ति थे। उनके घर एक बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम लुगदी रखा गया। 8 जनवरी 1902 के अंदर बच्ची का जन्म हुआ। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि उस समय जो शादियां होती थी बहुत ही जल्दी कर दिया जाती थी, एक छोटी उम्र के अंदर ही शादियां हो जाती थी। तो बच्ची की जब 10 साल की उम्र हुई, यानी कि 1912 के अंदर ही लुगदी की शादी कर दी गई। शादी की गई, जिस व्यक्ति से शादी की गई उसका नाम केदारनाथ चौबे था और उसका कपड़े का कारोबार था। मथुरा के अंदर ही उनकी दुकान थी कपड़े की। और केदारनाथ चौबे की ये दूसरी शादी थी। जो पहली वाइफ थी उसकी डेथ हो चुकी थी, तो दूसरी शादी उसकी की गई 1912 के अंदर। और जैसे जो भी रीति रिवाज होते हैं, पहले शादी की जाती थी, उसके बाद कुछ रीति रिवाज होते थे, फिर कुछ टाइम बाद विदाई होती थी। तो कुछ समय बाद लुगदी की विदाई हुई उसके ससुराल के अंदर। ऐसे करते करते समय बीता, 1924 आ गया। अब 1924 के अंदर लुगदी प्रेग्नेंट हुई और जब बेबी होना था, डिलीवरी का टाइम था, तो उसको हॉस्पिटल में लेके जाया गया। लेकिन हुआ ये कि जब डिलीवरी हुई तो बच्ची का जन्म हुआ, लेकिन जब बच्ची का जन्म हुआ तो बच्ची की साथ में डेथ भी हो गई। मीन्स एक डेड बेबी का जन्म हुआ। तो इसके कारण लुगदी की जो सेहत थी, जो हेल्थ थी, वो ख़राब हो गई और हॉस्पिटल में कुछ दिन वो एडमिट रही और कुछ दिन के बाद वो घर पे आ गई। तो परेशानी ज़रूर थी ये जो घटना उसके साथ हुई थी। चलिए, ज़िंदगी ऐसे ही आगे की आगे थोड़ी थोड़ी बीतती गई। टाइम आया 25 सितंबर 1925। 25 सितंबर 1925 को उसको जो सेकंड टाइम जब वो प्रेग्नेंट हुई, तो अभी डिलीवरी का टाइम आया। तो इस समय जो घर वाले थे वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे पहली बार की तरह। तो उन्होंने उसको आगरा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया और वहाँ डिलीवरी के टाइम लुगदी ने एक बेटे को जन्म दिया और बिल्कुल ठीक ठाक बच्चे का जन्म हुआ। और इस टाइम जो लुगदी की एज थी
उम्र थी वो 23 वर्ष की हो चुकी थी। 1925 के अंदर वो 23 वर्ष की हो चुकी थी जब उसने एक बेटे को जन्म दिया। तो इस बार फिर उसकी जो सेहत थी फिर ख़राब हो गई। तो 9 दिन उसको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। जब बच्चे का जन्म हुआ तो एक बार उसने उसको मतलब बच्चे के साथ मिलवाया गया, बच्चे को उसने एक बार देखा, लेकिन उसके बाद स्थिति कुछ ऐसी थी कि बच्चे को उसके साथ नहीं मिलवाया गया। सिर्फ एक बार उसने बच्चे को देखा और फिर वो बीमार थी तो उसको एडमिट रहना पड़ा 9 दिन के लिए। तो बुरी बात ये हुई कि 9 दिन के बाद 4 अक्टूबर 1925 सुबह 10 बजे आगरा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर लुगदी की डेथ हो जाती है बीमारी के कारण। तो 23 वर्ष की उम्र के अंदर जो केदारनाथ की दूसरी पत्नी थी यानी कि लुगदी, उसकी डेथ हो गई। तो परिवार के ऊपर एक हम बोल देते हैं कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चलिए, बच्चा ठीक था, बेटा उनका ठीक ठाक हुआ था, तो बच्चे को उन्होंने पालन पोषण किया और उसका नाम रखा नवनीत लाल। नवनीत लाल उसका नाम रखा गया। तो अब ऐसे ऐसे करते धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लग गया। तो यहाँ तक पहली कहानी थी। अब उसके बाद कुछ समय के बाद करीब करीब अगर हम बात करें तो 1 साल 10 महीने और 7 दिन के बाद, अगर डेट की बात करें तो 11 दिसंबर 1926 दिल्ली शहर के अंदर एक व्यक्ति जिनका नाम बाबू रंग बहादुर माथुर, उनके घर एक बच्ची ने जन्म लिया 1 साल 10 महीने और 7 दिन के बाद। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है वो मथुरा से करीब करीब 125 किलोमीटर दूर है। और जो बच्ची का जन्म हुआ उसका नाम शांति रखा गया, शांति देवी उसका नाम रखा गया। तो घर वाले काफ़ी खुश थे, बच्ची का जन्म हुआ। तो अगर शांति के बारे में बात करें तो करीब करीब 4 साल तक जो शांति थी वो ज़्यादा नहीं बोलती थी, खामोश खामोश वो रहती थी। लेकिन जैसे ही 4 साल गुज़रे तो जो शांति थी वो एकदम से चेंज हो गई। मतलब जैसे वो पहले खामोश रहती थी, अब वो खामोश नहीं रहती थी, अब वो ज़्यादा बोलना शुरू कर गई। और हैरानगी वाली बात ये हुई कि दिल्ली के अंदर उसका जन्म हुआ था और जो वो भाषा यूज़ करती थी, जो वो बोलती थी, उसकी जो लैंग्वेज थी, जो टोन थी, वो मथुरा की भाषा का उसके अंदर झलक आता था। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे देश के अंदर हर 40-50 किलोमीटर के बाद जो लैंग्वेज है उसका टोन चेंज हो जाता है ना। और करीब करीब 200-400 किलोमीटर के बाद भाषा ही चेंज हो जाती है। तो मथुरा की भाषा की टोन उसके अंदर आनी स्टार्ट हुई, एक झलक उसके अंदर मिलती थी कि ये दिल्ली की भाषा तो नहीं है, मथुरा की भाषा है। तो जो उसके पिता थे बाबूराम, या जो भी उनका परिवार था, कोई भी उनके परिवार में से मथुरा से नहीं था और ना ही वो कभी मथुरा गए थे। तो वो लोग हैरान होते थे भी ये बच्ची इस भाषा में कैसे बात करती है। तो चलो, छोटी उम्र थी तो उन्होंने ज़्यादा उसको मतलब सीरियसली नहीं लिया, लेकिन हैरानगी ज़रूर होती थी, इग्नोर कर दिया। अब जैसे जैसे कि उसकी एज बढ़ रही थी, उम्र बढ़ रही थी, तो 5 से लेके 6 साल की जब उसकी उम्र हुई तो अब उसने कुछ साथ में और बोलना शुरू कर दिया एक्स्ट्रा। वो क्या बोलना शुरू किया, उसने बोला कि ये मेरा घर नहीं है, आपने मुझे यहाँ पे रखा हुआ है, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो मथुरा में है। यहाँ मेरा पति है, यहाँ मेरा बेटा है, वहाँ मेरी सास है, मेरा ससुर है, आपने मुझे ऐसे ही यहाँ पे रखा हुआ है, मेरा घर तो भाई मथुरा के अंदर है। तो ऐसा कुछ उसने बोलना शुरू किया।
तो पहले तो शुरू के अंदर घर वालों को ऐसा लगता था भी ये ऐसे ही बोल रही है या मजाक में बात कर रही है, लेकिन जब उसने बार बार ऐसा बोलना शुरू किया तो घर वालों को भी परेशानी होनी शुरू हुई। भी पहले तो ये मथुरा की भाषा में बात करती है और दूसरी ऐसी बातें बोल रही है कि मैं मथुरा की रहने वाली हूँ, मेरा वहाँ पे पति बेटा सास ससुर हैं। तो परेशानी होनी शुरू हो गई उनको। तो जब ऐसा हुआ तो उन्होंने उसको साइकेट्रिस्ट को उससे मतलब साइकेट्रिस्ट के पास वो लेके गए, डॉक्टर के पास लेके गए। तो साइकेट्रिस्ट ने जब उसकी काउंसलिंग करी, उसको अकेले में बिठाया गया, उससे बातचीत की गई। करीब करीब उस टाइम जो उसकी उम्र थी वो 6 वर्ष थी। 6 साल की उम्र के अंदर शांति को साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाया गया। तो जब साइकेट्रिस्ट ने प्रॉपर उसको बैठ के उसकी बात सुनी, जो भी वो बोलती थी कि मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा पति बेटा बच्चा मतलब ससुर सास ससुर वहाँ पे रहने वाले हैं, मेरा घर वहाँ है, ये मेरा घर नहीं है, मथुरा में मेरा घर है। जब साइकेट्रिस्ट ने प्रॉपर डीपली एक एक पॉइंट को उसको समझना शुरू किया, तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि साइकेट्रिस्ट को भी उसकी बातों पे बिलीव आना शुरू हुआ। वो क्यों बिलीव आया? क्योंकि 6 वर्ष की उसकी उम्र थी, सिर्फ 6 साल। तो उसने बोला कि ऐसे करके मेरा मथुरा में घर था, मेरा पहला बच्चा हुआ था, उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरा दूसरा जब बच्चा हुआ तो बेटा मेरा हुआ। तो अब यहाँ पे साइकेट्रिस्ट ने उससे जब पूछा कि जब तुम्हारा बच्चा हुआ था कैसे हुआ था, तो मतलब उसने प्रॉपर उसको मतलब प्रॉपरली डिटेल्स के अंदर समझा कि कैसे डिलीवरी हुई थी, कैसे ऑपरेशन हुआ था या सर्जरी कैसे हुई थी। मतलब वो सारी की सारी चीज़ें एक उस डॉक्टर ने उससे पूछी जो सिर्फ़ एक माँ को ही पता हो सकती हैं। वो तो 6 साल की बच्ची थी, उसको वो चीज़ें नहीं पता हो सकती। तो जो एक माँ को ही पता हो सकती थी वो सारी की सारी चीज़ें उसने प्रॉपर डिटेल्स के अंदर डॉक्टर को बताई। और ये सारी चीज़ें सुन के डॉक्टर भी हैरान हुआ और डॉक्टर को भी लगा कि इसकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है। चलो, जब ऐसी चीज़ें हुई तो डॉक्टर भी हैरान था। अब घर वाले उसको घर पे लेके आए। तो पुराने ज़माने में आपको भी पता है कि जब बातें नहीं समझ आ रही थी, डॉक्टर के भी नहीं बात क्लियर हुई, नहीं समझ आई, तो फिर वो झाड़ फूँक में भी पे। तो बाबाओं के पास झाड़ फूँक के लिए उसको लेके गए, वो चीज़ें भी उसके साथ करवाई। लेकिन कहीं ना कहीं बात नहीं प्रॉपर बन रही थी। बार बार वो अपनी पुरानी कहानी बताती थी। अब जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी तो वो जो पुरानी बातें थी उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड ऑन करती जा रही थी। जैसे वो बोलती थी कि मैं मथुरा में मेरा घर है, वहाँ पे एक द्वारकाधीश मंदिर है जिसके सामने उसका घर है, और जो उसका घर है उसके घर के अंदर एक कुआं है। वो बताती थी कि मैं सेविंग करती थी, अपनी पैसे जोड़ती थी और वो मैंने इस जगह पे पैसे जोड़ के रखे हुए हैं। तो ऐसे करके मतलब बड़ी सारी चीज़ें वो बताती थी जैसे जैसे वो बड़ी होती गई। और वो ये भी बताती थी कि जो उसका पति था, उसके पति का जो रंग था वो गोरा रंग था, मेरा पति गोरे रंग का था, मतलब ऐसे वो बोलती थी। और मेरे पति के जो लेफ़्ट गाल है, लेफ़्ट गाल पे एक मस्सा है और वो चश्मा लगाता है। तो ऐसे करते करते जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो वो बहुत सारी चीज़ें नई नई बताना शुरू हुई। और घर वाले हैरान होते थे कि ये क्यों ऐसी बातें कर रही है, क्यों ऐसी चीज़ें बोल रही है। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब भी वो अपने पति के बारे में बताती थी कि मेरे पति का रंग गोरा है, उसके लेफ़्ट गाल में मस्सा है और वो चश्मा लगाता है, तो उससे फिर उसके पति का नाम पूछते थे उसके घर वाले। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं, वो बोलते थे कि हम मानते हैं कि तुम्हारा पति था, चलो तुम्हारे पति का नाम बताओ। तो जब भी उससे उसके पति का नाम पूछा जाता था तो वो शर्मा जाती थी और नाम नहीं बताती थी। अब इसको ये भी समझ सकते हैं कि उस टाइम का एक कल्चर ही ऐसा था कि जो लेडीज़ थी वो अपने पति का नाम नहीं लेती थी।
तो ऐसे ऐसे वो बातें डेली करती थी घर पे। तो ऐसे करते करते समय बीतता जा रहा था। तो घर वाले काफ़ी परेशान रहने लग गए लुगदी की बातों से। तो ऐसे करते करते एक उनका रिलेटिव जिसका नाम बाबू बिशन चंद उनके रिलेटिव थे, और दिल्ली के ही एक स्कूल, रामजस स्कूल, बहुत ही दिल्ली का एक मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि फेमस स्कूल है दरियागंज के अंदर दिल्ली में, और वहाँ पे वो टीचर थे। तो वो रिश्तेदार थे उनके दूर के, उसके फादर के। तो उस तक भी ये बात पहुँची कि ऐसे ऐसे जो शांति है वो ऐसे ऐसे बातें करती हैं कि उसका मतलब ये घर नहीं है, वो मथुरा की रहने वाली है, जो भी बातें वो बोलती थी। तो उसके पिता के साथ वो बैठे, बातचीत की भी, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। उसके पिता ने सारी चीज़ें बताई कि हमारी जो बेटी है शांति, वो ऐसे ऐसे करके बातें करती रहती है, हमने डॉक्टर को भी दिखाया है, लेकिन उसके भी बात समझ में नहीं आई। तो चलिए, जो उसके रिलेटिव थे बाबू बिशन चंद, वो थोड़े से मतलब टीचर थे तो समझदार थे। तो उन्होंने उसको अकेले में बिठाया और उससे सारी की सारी स्टोरी बोली। और वो सारी जो भी स्टोरी बोलती होती थी कि मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, मैं मथुरा की रहने वाली हूँ, वहाँ पे मेरा बेटा है, पति है, सास है, ससुर है, मेरे पहले बच्चे की मौत हो गई थी डिलीवरी के टाइम, फिर मेरा दूसरा बेटा हुआ था। तो ऐसे ऐसे करके वो सारी चीज़ें बताती थी। और द्वारकाधीश मंदिर है मथुरा में, वहाँ पे हमारा घर है। तो ऐसे करते करते सारी चीज़ें जब उसने बताई, तो जब वो पति के नाम की बात आई जो कि वो नहीं बताती थी, तो यहाँ पे जो बाबू बिशन चंद हैं उन्होंने ज़ोर डाला कि तुम पति का नाम बताओ, लेकिन वो नहीं बता रही थी, जैसे कि वो पहले नहीं बताती थी सब लोगों को, उनको भी वो नहीं बता रही थी पति का नाम। तो अब बाबू बिशन चंद ने थोड़ी सी समझदारी बरती। उसने उसको लालच दिया, चल ठीक है, अगर तू इतना बोल रही है कि तेरा मथुरा में घर है, तो अगर तू अपने पति का नाम बताती है तो मैं तेरे को तेरे पति के घर में मथुरा में लेके जाऊंगा। तो अब उसको थोड़ा सा हौसला मिला, दिलासा मिला भी, कोई तो मेरी बात सुन रहा है, कोई तो मेरी बात समझ रहा है। तो उसने जो बाबू बिशन चंद थे उनको पति का नाम बता दिया कि मेरे पति का नाम केदारनाथ चौबे है, और मथुरा के अंदर मुझे चौबायन कह के बुलाया करते थे, और द्वारकाधीश मंदिर के सामने उनकी दुकान है और वहीं पे हमारा घर है। तो बाबू बिशन चंद ने क्या किया, एक लेटर लिखा, खत लिखा। अब जब ये खत में लिखा गया, क्या लिखा उन्होंने कि ऐसे करके हमारे घर में एक बच्ची है जिसका नाम शांति है, और वो बोलती है कि मैं मथुरा की रहने वाली हूँ, केदारनाथ मेरे पति हैं, मेरी उनके साथ दूसरी शादी हुई थी, पहली पत्नी की उनकी डेथ हो गई थी, जो भी स्टोरी थी वो सारी की सारी स्टोरी उन्होंने लेटर के अंदर लिखी। और अब उस टाइम के अंदर थोड़ी सी भी मतलब पता हो, नाम का पता हो, और लेटर जो है वो पहुंच जाता था सही इंसान के पास, एक सही नाम का पता हो और वो क्या काम करता है और कौन सा एरिया है, तो वो मतलब जो खत है वो पहुंच जाया करता था। तो ऐसे ही हुआ, खत उन्होंने लिखा और वो जो खत है वो केदारनाथ चौबे को मिला। और खत के अंदर जो भी सारी की सारी कहानी उन्होंने लिखी, वो सारी कहानी पढ़ के केदारनाथ चौबे वो हैरान हुए, क्योंकि वो कहानी सच्ची थी, वो रियल कहानी थी। तो उनको हैरानगी हुई। तो अब इधर केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ की तीसरी शादी हो गई थी। जब लुगदी की डेथ हुई तो केदारनाथ चौबे ने अपना तीसरी शादी कर ली थी। तो जब उसको लेटर मिला तो वो भी मतलब दंग रह गया, उसका दिमाग भी चकराया कि ये तो सही बातें, सच्ची बातें लिखी हुई हैं। तो उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसने केदारनाथ ने अपने जो उसका कज़न था, वो खुद नहीं गया दिल्ली में उसको मिलने के लिए, उसने अपने कज़न जो उसका था पंडित काजी लाल को भेजा
कि ये खत आया है, इसके अंदर कितनी सच्चाई है, तुम जाके चेक करके आओ। तो ऐसा ही हुआ। पंडित काजीलाल दिल्ली गए, वहाँ पे जाके उन्होंने बाबू बिशन चंद को मिले। तो ऐसे ऐसे बताया कि ख़त मिला था। तो बाबू बिशन चंद ने उसको बताया सारी कहानी। तो सारी कहानी बताने के बाद बाबू बिशन चंद जो पंडित काजी थे, पंडित काजी लाल को शांति के घर लेके गए और शांति के सामने उन्होंने पंडित काजी लाल को खड़ा कर दिया। और उस टाइम जो उसकी उम्र थी, शांति की जो उस टाइम एज थी, वो मात्र 9 साल थी। 9 साल की एज के अंदर काजी लाल उनके घर आया। और अब यहाँ पे बिशन चंद ने शांति को बोला कि ये लो, तुम्हारे पति आ गए हैं केदारनाथ। तुम बोलती थी ना मुझे पति से मिलवाओ मेरे, तो ये लो, तुम्हारे पति तुम्हें मिलने के लिए आ गए हैं। तो अब हुआ क्या, लुगदी ने जब पंडित काजी को देखा तो वो हंस पड़ी और वो बोली कि ये तो मेरे पति नहीं हैं, ये तो उनके भाई हैं। तो जब ये बात उसने बोली तो जो बिशन चंद थे वो भी हैरान हो गए, और जो पंडित काजी लाल थे वो भी हैरान हो गए, और सारे के सारे घर वाले हैरान हो गए, क्योंकि वो सही बोल रही थी। वो केदारनाथ नहीं थे, उसके भाई थे। तो अब जो काजी लाल था वो उसके घर में थोड़ा टाइम रुका, उसने शांति से बातें की। तो जब बातों बातों में उन लोगों ने जो डिस्कशन किया, उन्होंने याद किया कि ऐसे ऐसे करके हमारे घर का ये सामान था। वो उसको बताया शांति ने कि ऐसे ऐसे हमारे घर का सामान था, ऐसे ऐसे गहने थे, ऐसे ऐसे हमें ये चीज़ें हमें खाने में पसंद थी। हमारी वहाँ पे दुकान थी घर के पास ही, वो जो मंदिर था द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में, उसके बिल्कुल सामने ही। तो जो जो बातें उसने बताई शांति ने पंडित काजी को, वो सारी की सारी बातें सच्ची बातें थी, रियल बातें थी। तो अब जो काजी अपना पंडित काजी लाल था, अब वो भी हैरान हुआ उसकी बातें सुन के। उसको भी लगा कि ये सही बोल रही है, ये सच बोल रही है। तो जो ये सारी की सारी बातें फिर काजी लाल ने अपने भाई केदारनाथ को आके बताई कि ऐसे ऐसे करके बात है। तो ये बात सुन के वो और ज़्यादा, मतलब क्यूरियोसिटी में अगर हम बोल दें, उसको और ज़्यादा मिलने की उसको ललक हुई कि ये तो सही बातें बता रहे हैं। तो फिर 12 नवंबर 1935 का दिन केदारनाथ अपने बेटे नवनीत नाथ चौबे और अपनी माँ और अपनी तीसरी पत्नी, 3 लोगों को लेके दिल्ली चले गए शांति को मिलने के लिए। वहाँ पे जाके वो मिले बिशन चंद को, और बिशन चंद उसको शांति के घर में लेके गए। 9 वर्ष की एज थी उस टाइम शांति की। और आप देखिए कि उस टाइम जो उसका बेटा था नवनीत की, उसके बेटे की उम्र उस समय 10 वर्ष थी। और जब वो उसके घर गए तो जब उसके पति को केदारनाथ को शांति के सामने खड़ा किया गया, और अब बिशन चंद क्या बोलते हैं कि शांति, ये देखो केदारनाथ के जो बड़े भाई हैं वो तुम्हें मिलने के लिए आए हैं। ये सुन के शांति शर्माई और बोली, नहीं, ये इनके बड़े भाई नहीं हैं, ये मेरे पति ही हैं। तो मतलब ये जो सीन जब हो रहा था, क्रिएट जब हुआ उस समय, तो सब लोग हैरान हुए। सब लोगों को फील हुआ कि ये सच बोल रही है, सच में इसका पुनर्जन्म हुआ है, ये दूसरा इसका जन्म हुआ है। तो फिर कुछ टाइम वो लोग, उसके पति केदारनाथ उसके घर पे रहे, कुछ टाइम वहाँ पे व्यतीत किया। तो अब जब वो घर पे आए थे तो उन्होंने, सब लोगों ने बोला, शांति के घर वालों ने बोला कि अब कोई, इनको इतने दूर से आए हैं, कुछ खाना वगैरह बनाया जाए।
तो शांति की माँ ने पूछा, भाई बता तुम्हारे पति और सास को क्या पसंद है? तो शांति ने बोला कि इनको आलू के पराठे पसंद है और घिया की सब्जी पसंद है, जो कि सही बात थी, सच बात थी। तो उनको खाना खिलाया गया। फिर जो शांति थी, उसके जो खिलौने थे वो अपने खिलौने लेके आई। जो उसका बेटा था पिछले जन्म के अंदर, नवनीत, उसको उसने अपने खिलौने दिए। और अब बातें करते करते शाम का समय हो चुका था और वक्त था वापस जाने का, केदारनाथ का। तो केदारनाथ ने शांति के घर वालों से परमिशन ली और बोला कि मैं अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो वो अकेले में जब शांति को लेके गया तो उसने कुछ, जो भी एक पति पत्नी की पर्सनल बातें होती हैं, वो बातें उसने शांति देवी के साथ की। और वो सारी की सारी बातें जो सिर्फ केदारनाथ और लुगदी को ही पता थी, वो सारी की सारी बातें शांति ने सच सच इन भिन्न वैसे ही बताई जो वो जैसे वो बातें थी। और ऐसे बातें करते करते जो शांति देवी थी वो नाराज़ भी हुई केदारनाथ से। क्यों नाराज़ हुई? उसने बोला, जो उसकी तीसरी पत्नी थी उसकी तरफ इशारा करके बोला कि तुमने तो मुझे बोला था कि जब मेरी अगर मौत भी हो जाएगी तो तुम तीसरी शादी नहीं करोगी, तुमने तीसरी शादी की है। वो नाराज़ भी हुई उससे। और ऐसी बात सही थी, उसने प्रॉमिस किया था, वादा किया था केदारनाथ ने लुगदी के साथ। तो ऐसे बड़ी सारी बातें हुई उन लोगों के आपस में, जो भी पिछले जन्म की उसकी बातें थी और जो सच सच बातें थी वो उन्होंने की। तो अभी जाने का वक्त आया। तो जाने के वक्त शांति देवी रोने लग गई। वो बोलने लग गई कि मेरे को साथ जाना है। तो अभी पॉसिबल नहीं था उसको साथ लेके जाना, क्योंकि अभी उसकी शादी हो चुकी थी, या जो भी अभी हालात बन चुके थे। और उसके घर वालों ने भी समझाया कि नहीं, आप नहीं जा सकते। तो समझाने बुझाने के बाद वो मान गई। तो वो लोग वापस चले गए। तो अब इस दिन के बाद, कुछ समय के बाद, ये कहानी समाज में आई, लोगों को इसके बारे में पता चला। और कुछ दिनों के बाद ही ये कहानी जो है वो मथुरा के एक न्यूज़पेपर में छप गई। फिर थोड़े टाइम बाद दिल्ली के एक न्यूज़पेपर में छप गई। और ऐसे ही पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर ये कहानी अलग अलग जगह पे चलने लगी। इवन कि ये कहानी दुनिया भर में फैल गई। और ऐसे ही करते करते ये कहानी महात्मा गांधी जी के पास पहुंची। तो महात्मा गांधी जी ने शांति देवी को अपने आश्रम में बुलाया और उससे ये सारी कहानी सुनी। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि उन्होंने एक 15 मेंबरी कमेटी का गठन किया। तो जब उनको कहानी में सच्चाई नज़र आई तो उन्होंने इसकी जांच पड़ताल करने के लिए एक 15 मेंबरी कमेटी का गठन किया। अब वो 15 मेंबरी कमेटी 24 नवंबर 1935 को शांति देवी को मथुरा से लेके आती है, दिल्ली से लेके आती है मथुरा लेके जाने के लिए। और दिल्ली से मथुरा ट्रेन जाती थी। तो वो ट्रेन पे वो लोग बैठे शांति देवी को लेके। अब रास्ते में शांति देवी उनको बोल रही थी कि हम लोग लेट हो गए हैं, जो हमारे घर के सामने वाला मंदिर है वो, उसके जो है पट है वो बंद हो जाएंगे, यानी कि वो उसका जो दरवाज़ा है वो बंद हो जाएगा, हम लोग लेट हो चुके हैं। तो ऐसी बातें वो कर रही थी जाते जाते। तो ऐसे ही करते करते जब मथुरा स्टेशन पे गाड़ी पहुंची, ट्रेन पहुंची, वो लोग उतरे तो काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे। तो उन लोगों ने बोला कि शांति, तुम तो यहाँ पे पहले रहा करती थी, तो तुम यहाँ पे कई लोगों को जानती होगी। तो उसने बोला, हाँ मैं कई लोगों को यहाँ पे जानती हूँ। तो फिर ऐसे करते करते वो जब आगे बढ़ रही थी, जब वो स्टेशन पे आगे बढ़ रही थी तो वो लोग पीछे पीछे आ रहे थे। तो आगे जाते जाते उसने क्या किया, वहाँ पे एक व्यक्ति थे
उसके उन्होंने मतलब चरण स्पर्श किए। जब उन्होंने चरण स्पर्श किए तो उन्होंने पूछा कि ये व्यक्ति कौन है। तो उसने बताया कि ये मेरे जेठ हैं, यानी कि पति के बड़े भाई हैं, जिसकी उन्होंने चरण स्पर्श किए। तो जब उस व्यक्ति से पूछा गया कि ये बात सही है, तो उसने बोला कि हाँ, ये मेरे छोटे भाई की पत्नी है। और उससे भी उनको एक फैक्ट मिल गया कि ये सही बोल रही है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे उन्होंने टांगा किया, तो उसमें लुगदी को बिठाया गया, साथ में 4-5 लोग उस टांगे पे बैठ गए, कुछ लोग पीछे एक और टांगा किया उस पे बैठ गए। तो उन्होंने बोला कि ये जो बच्ची है शांति है, टांगे वाले को बोला कि ये बच्ची आपको जो जो रास्ता बताएगी वो रास्ते पे आपने जाना है। तो अब उन्होंने बोला कि इसको घर तो पता ही होगा, रास्ता तो पता ही होगा। तो ऐसे करके जैसे जैसे शांति ने जो जो रास्ता बताया, वो रास्ते पे वो टांगे वाले को उसने रास्ता समझाती गई कि यहाँ से लेफ़्ट मुड़ना है, यहाँ से राइट मुड़ना है, सारा रास्ता बताया। और करते करते वो द्वारकाधीश मंदिर के जो वहाँ पे गेट था वहाँ पे जाके पहुँच गए, जिसके सामने ही उनके पति की दुकान थी और साथ में ही उनका घर था। और जब वो घर के अंदर गए तो वहाँ पे वो पति को मिली, केदारनाथ को मिली, और घर वाले जो भी उसके मेंबर थे, घर वाले जितने भी थे, उन सब लोगों को मिली। तो अब जो वो कमेटी के लोग थे वो बोलने लग गए कि आप तो बोलते थे कि हमारे घर के अंदर एक कुआं था, कहाँ है कुआं? तो वो देखने लग गई कुआं कहाँ है। तो फिर उसके जो पति थे केदारनाथ, उन्होंने एक पत्थर को साइड पे किया और उन्होंने बोला कि ये कुआं हमने मतलब पत्थर से बंद कर दिया था, ये कुआं यहाँ पे है। तो कुआं वहाँ पे था। फिर उसने बोला कि तुम बताती थी कि मैं सेविंग किया करती थी पैसों की, तो वो पैसे कहाँ हैं? तो वो उनको घर के जो 2nd फ्लोर है, दूसरी मंजिल है, वहाँ पे लेके चली गई। वहाँ पे एक गमला रखा हुआ था, और जहाँ गमला रखा था उसके नीचे उसने खोदा हुआ था, थोड़ा सा खोद के वहाँ पे उसने जब खोदा, गमले को साइड पे किया, खोदा, मिट्टी साइड की, तो वहाँ पे देखा तो पैसे तो नहीं थे। तो उसने बोला कि यहाँ ही पैसे मैंने रखे थे, ये पैसे कहाँ गए? तो उन्होंने पूछा कितने पैसे थे? उसने बोला कि मैं जो भी सेविंग करती थी तो ऐसे करके मेरे पास यहाँ पे 150 रुपया था। तो फिर उसके बाद केदारनाथ ने बोला कि हाँ, ये सच बोल रही है, वो पैसे मैंने ही यहाँ से निकाले थे। तो ऐसे करते करते मतलब बड़ी सारी चीज़ें, फिर घर के अंदर गहने कहाँ पे होते थे, क्या कौन बंदा कैसे कपड़े पहनता था, तो बड़ी सारी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने डिस्कस की जो कि सच थी। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर सेकंड टाइम दूसरी बार जो कमेटी थी जो गांधी जी ने बनाई थी, वो शांति देवी को उसके पेरेंट्स के घर, उसके माँ बाप के घर पे लेके गई। तो वहाँ पे उसकी मौसी जो थी वो भी वहाँ पे थी, प्रेजेंट थी। तो पहले तो वो गलती से उसने अपनी मासी को माँ बता दिया, उसको गले लगी, लेकिन फिर वो एकदम से पीछे हट गई। तो उसने बोला ये तो मेरी मासी है। तो मतलब वहाँ पे भी उसने सब लोगों को पहचाना, और वहाँ पे वो मतलब रोई भी कि जो जो घटना पिछले जन्म में उसके साथ हुई, जैसे जैसे हुआ, तो सारी की सारी चीज़ें उसने वहाँ पे डिस्कस की। तो ये दोस्तों कहानी थी, जिसमें ये कहानी को हम ये बोल सकते हैं कि पुनर्जन्म के ऊपर एक रियल कहानी थी और सच्चाई के बहुत करीब थी। शायद इसको साइंटिफिकली तो प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे ही जांच पड़ताल करके इसकी सच्चाई का हमें अंदाज़ा हो सकता है। और इस कहानी के ऊपर बहुत सारे रिसर्चर्स ने भी रिसर्च की, इवन कि कनाडा का भी एक मतलब बहुत बड़े लेवल के शोधकर्ता थे जिन्होंने इस कहानी की मथुरा में स्पेशल आके जांच पड़ताल की, और जितने भी रिसर्चर्स ने इसकी रिसर्च की उन सब को इसकी सच्चाई नज़र आई। तो अब अगर बात करें शांति देवी की या लुगदी की, तो पहली बार जब उसका जन्म हुआ लुगदी के रूप में, तो उसकी जो डेथ थी वो 23 साल की एज के अंदर हुई। और उसके बाद सेकंड टाइम
जब उसका जन्म शांति देवी के नाम से हुआ तो वो दिल्ली में ही वो रही, मथुरा नहीं जा पाई अपने पति के पास। चाहे उसकी मैरिज हो गई थी या कानून की हम बात करें या उसकी एज की बात करें, जो भी कई कारण रहे थे वो नहीं जा पाई, उसको दिल्ली में ही रहना पड़ा। 27 दिसंबर 1987 करीब करीब उसकी एज जब 61 साल की थी, 61 ईयर की उसकी एज थी, उस टाइम शांति देवी की दूसरी बार डेथ हो गई। पहले लुगदी के रूप में 23 साल की उम्र में डेथ हुई, फिर 61 ईयर की एज में शांति देवी के नाम में उसकी डेथ हुई। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस समय कितनी लॉयल्टी होती थी दोस्तों। चाहे उसके पत्नी ने तीसरी शादी करवा ली थी, लेकिन जो शांति देवी थी वो 4 साल की उम्र से ही अपना पति केदारनाथ को मानती थी। सारी उम्र उसने शादी नहीं करवाई। तो मतलब एक लॉयल्टी वाला फीचर यहाँ पे नज़र आता है। सारी उम्र वो कुंवारी ही रही, हम ये बोल सकते हैं। तो ये आज की कहानी थी जो मैं बोल रहा था कि सच्चाई के बहुत करीब थी दोस्तों। अब ये कहानी को सुन के बहुत सारे लोगों का बिलीव बढ़ा भी होगा पुनर्जन्म के ऊपर। तो आज की ये हमारी कहानी थी, आप लोगों को कैसी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और कैसी कहानी आप आगे सुनना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं कि किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं। तो वो भी हम कोशिश करेंगे वैसी कहानियाँ ढूंढ के आपके तक लेके आने की। तो आप सभी लोगों ने बड़े ही प्यार से ये कहानी सुनी होगी। अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो सारी की सारी कहानी बड़े प्यार से और बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुनी होगी। और लास्ट में मैं आप लोगों को बोलूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि अगली कहानियाँ भी आप लोगों के तक पहुँचें। और बढ़िया लगी तो इसको लाइक भी करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब नेक्स्ट स्टोरी डले तो आपके तक पहुँचे। और इसको शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत सारे आपके दोस्त, बहुत सारे आपके रिश्तेदार, बहुत सारे आपके जाने वाले लोग होंगे जो इस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते होंगे। तो उसको शेयर भी कीजिएगा। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के अंदर।